करेंगे, अपने पास 1 आवर का टाइम होता है, उतना हाँ जल्दी जल्दी स्ट्रेच करे उतना उतना प्रेशर मुश्किल है ना सर। हाँ हाँ, वो भी करेक्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके। So we have already seen about the T distribution, okay, ओके, की in the डिस्ट्रीब्यूशन। previous class. So that day we discussed about the T distribution till here. So today we need to see, okay, here are the critical values, okay. तो इलिस्ट्रेशन टू अभी जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने ये टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन तो किया है, that the different shapes of T distribution associated with different degrees of freedom. ठीक है सर। The tendency is for the T distribution to look more and more like normal. मतलब जितना जितना आपका डेटा ज्यादा होता रहेगा, ठीक है, उतना उतना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास आता रहेगा। यानी जितना आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा रहेगा, उतना उतना योर टी डिस्ट्रीब्यूशन विल अज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हेलो। यस यस यस। So as the degrees of freedom increase, practically speaking, the greater the degrees of freedom, the greater the percentage of observations near the center of distribution and lower the percentage of observations in the tails. मतलब जितना जितना आपका डेटा, आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा बढ़ा, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 10 है, 15 है, उतना यू आर कमिंग टू दी नियर टू द सेंटर। दैट मीन्स यू आर कमिंग नियर टू द सेंटर एंड यू आर लेस इन टू द टेल। यानी डेटा टेल में कम है, सेंटर पे ज्यादा आ रहा है, सो दैट इज बिकमिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। या So this means that the confidence intervals for a random variable that follows a t distribution must be wider. वो क्या बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रैंडम वेरिएबल दैट फॉलोज ए टी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वाइडर रहेगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाइडर नहीं रहेगा, नैरोअर रहेगा। ओके, मतलब अगर आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम है ना, इफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज लेस, इट विल बी मोर वाइडर, वाइड या। फैटर टेल। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम है, लाइक या आपका ज्यादा है, इट विल बी या मोर ऑफ लाइक स्मॉल। दिस। Okay, so you can see these are the degrees of freedom, critical values, t values दिया हुआ है। degrees of freedom, like one tailed probabilities, that means one tailed मतलब सिर्फ इतना ही होता है, यही पार्ट होता है। p values आपके दिए हुए हैं, degrees of freedom 5, मतलब ये आपका 0.055 और 0.025 के ऊपर ये आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 5, 10, 15, 20, उनके वैल्यूज दिए हुए हैं, क्रिटिकल टी वैल्यूज। ठीक है, ये अभी आपको कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं लगेगा, नहीं नहीं होगा, कहीं भी आपको यूज में भी नहीं आएगा। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, when we'll be doing certain questions whereby you will be having some data whereby the variance will not be known to you, and yesterday we have already discussed, when variance is unknown and the size of the sample is like 30 or less than that, we use t distribution. Okay, या या and we have also discussed some point regarding some like that, कि अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो तो मोर देन 30 का भी वी कैन यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन। या एक कंडीशन हेलो, पे। हाँ सर, नमस्कार सर, आप कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच सर। यस सर, यस सर। यस सर, यस डेफिनेटली सर, क्यों नहीं सर। क्रेडिट गोज टू सारंग ऑल्सो सर, मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छा मेहनत किया, 80% इट गोज टू हिम, 20% माई, आई कैन टेक द थिंग सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर आई विल टेक केयर एंड आई विल टेक ऑल द इनिशिएटिव सर।
Yes, sir. I've already discussed the results with many of the students, and everyone is proud of Sarang's performance. सर अभी मेरा क्लास चल रहा सर। आप मेरे को कल कोई भी टाइम बोलिए सर, आपका फ्री टाइम कोई भी टाइम बोलिए सर, मैं कोई भी टाइम आऊंगा। हाँ। हाँ सर, तो कल कल आप बोलिए सर, क्या टाइम पे आएंगे बोलिए सर काइंडली। सर। हाँ सर। हाँ सर, 11, 11:30 बजे आ जाइए सर, 11:30 आई बी अवेलेबल। यस सर। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अंडरस्टैंडिंग। यस सर। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, सी यू टुमारो एट 11:30 सर। थैंक यू सर, नमस्ते सर। बाय सर, बाय सर, बाय। सर एक सेकेंड सर, अब भी आ रहा हूँ सर, एक वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। ठीक है। पेरेंट्स का ही कॉल था सर, वो पार्ट 2 के लिए भी अब मेरे को इस देखने का है पूरा। ओके, सेलिब्रेशन क्या कल? हाँ सर। सेलिब्रेशन क्या है? हाँ वो कल आएगा सर, वो कल आएगा। कल पेरेंट के साथ भी आएगा। कल हम्म, वो स्वीट्स लाएगा। अच्छा है सर, एक बार FRM हो गया बोले तो लाइफ सेट होता ना सर। हाँ हाँ। आराम से 10 lakhs का पैकेज लेके जाता बंदा। नाइस। 2 मिनट्स में आ रहा हूँ सर, एक बार ये देखिए बस। अब भी आ रहा हूँ सर। हाँ। या क्या है? यस सर, यस सर, यस सर। हेलो, यस सर। या Yes, sir. So, like the next, you can see the particular graph. The graph itself is showing like degrees of freedom आपका जो है 15। तो आप देखिए, you are much nearer to the mean. That means perfectly normal distribution ले रहा है। 4 थोड़ा सा और fatter tail, narrow, मतलब सॉरी broader, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और ऐसा बन रहा है। ओके। या कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट ए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ए पॉपुलेशन मीन। सर आपको करना है ये, मुझे कुछ नहीं करना है। गिवन अ या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अ नोन पॉपुलेशन वेरिएंस, अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस, अननोन वेरिएंस एंड ए लार्ज सैंपल साइज। ओके। यस यस। कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे करते हैं सर हम लोग? कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स रिजल्ट इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब आपको क्या देखना है कि कौन से वैल्यूज के बीच में आपका पैरामीटर यानी मीन लाई करता है। मीन ओके। लाइक एंड देर इज सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आप कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है कि आपका मीन वही रेंज में लाई करता है, या like 5% significance level. Sir, either you can take confidence interval or you can take 1 minus alpha. Okay. So alpha आपका confidence interval, तो 1 minus alpha आपका significance level है, correct? ओके। Sorry, 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 sorry.
Level of Alpha is your significance level. So 1 minus alpha is your confidence interval. Okay. So significance level है ना 0.05 समझ लीजिए. तो 1 minus 0.05 कितना होगा? 0.95. This is your confidence interval. That is your significance level. Correct? Yes. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है कि कितना कॉन्फिडेंट है आप कि वो आपका डेटा जो है या आपका मीन जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है. ठीक है. तो सिग्निफिकेंस लेवल मतलब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस वो जोन में देना है. सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में बाद में समझेंगे हम लोग, हम पढ़ेंगे भी. अब जैसे वार कॉन्सेप्ट है. वार में क्या होता है सर? आपका लॉस 95% यूर कॉन्फिडेंट दैट योर लॉस इज 10%. फॉर एग्जाम्पल यहां आ रहा है 10% आ रहा है सपोज. यहाँ 5% चांसेस है कि आपका लॉस 10% से ज्यादा हो सकता है. करेक्ट. तो ये 5% चांस जो 10% से आपका लॉस ज्यादा हो सकता है गिवन ऑन अ गिवन डे is more important, is more significant. That's why we said this is significance level. Okay. ठीक है. Got it. So confidence intervals are usually constructed by adding. अब हमको पता है ना सर कैसे करना है. Point estimate is nothing but your mean. We have already seen what is point estimate. Mean. Reliability factor is nothing but आप क्या करते हो, आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. नंबर दैट डिपेंड्स ऑन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. आपका एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक मीन है. आप बहुत सारा सैंपल्स कलेक्ट किए, वो सैंपल्स का मीन निकाले, मीन को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. तो रिलायबिलिटी फैक्टर इज नथिंग बट नंबर दैट, मैं आपको बोलूंगा सर जेड वैल्यू, नथिंग बट जेड वैल्यू. जेड वैल्यू मतलब हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशंस यू आर अवे फ्रॉम योर mean. दैट्स इट. दैट इज योर जेड फैक्टर, जेड वैल्यू और नॉट, Yes. Yes. जेड स्कोर और नॉट. Score. सपोज आपका जेड वैल्यू 2 है, that means you are 2 standard deviations away from your mean. Correct. That is your reliability factor. Yes. Yes. That exactly shows where you lie on this particular graph. So number that depends on sampling distribution of the point estimate. Point estimate is the mean. And the probability that the point estimate falls in the confidence interval 1 minus alpha. यानी आपका 95% तक का जोन ये है, 5% सिग्निफिकेंस का जोन ये है. आपका जो भी आप जो फाइंड कर रहे हैं आपका पॉइंट एस्टिमेट वो यहां पर है. 95% चांस है, 95% यू आर कॉन्फिडेंट ना दैट योर मीन लाइज इन दिस जोन, ये पूरा जोन. करेक्ट और रॉन्ग? Yes. In So between that you are telling with the help of what? the reliability factor. Okay. This score. आपका जो मीन है यू आर 95% कॉन्फिडेंट कि आपका मीन इधर ही आएगा, इसके पीछे आएगा. किसके पीछे? ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल का जो पॉइंट है ना, आपका मीन इसके पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? Yes. Yes. Back of. दैट्स इट. मतलब ये इसके बीच में आ रहा है आपका मीन. ओके. सो रिलायबिलिटी फैक्टर, number that depends on sampling distribution of the point estimate and the probability that the point estimate, your mean, falls in the confidence interval 1 minus alpha. यानी आप 95% कॉन्फिडेंट है कि आपका जो भी मीन है वो Lies between. इसके और इसके बीच में ही लाई करेगा. करेक्ट. Yes. क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया और वो आपको आप कितना स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे फ्रॉम मीन है उससे मालूम हो जाएगा. तो वहीं पर कहीं ना कहीं आपका वो रहेगा, क्या बोलते हैं अपना, आपका पॉइंट, मतलब जो भी आप जिसके आपका कितने स्टैंडर्ड डिविएशंस आप अवे फ्रॉम मीन है वो मालूम चलेगा आपको. जो भी आपको एस्टिमेट करना है उससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं. Okay. So Z value is nothing but it shows how many standard deviations you are away from the mean. Okay. Now, so we can say Z score as reliability factor, number that depends on sampling distribution. यानी आप samples का एक distribution आपका यहाँ पर ready है, ये आपका एक normal distribution का curve है, ये आपका mean है. एक sample, आप जो भी samples collect करेंगे वो सब samples के mean रहेंगे आपके पास, उनको आप distribute करोगे और वो एक कुछ ना कुछ standard deviations away from mean रहेंगे. Okay. तो number that depends on the sampling distribution of the point estimate. So this is the point estimate and the probability that the point estimate falls on the confidence interval. कि आपका ये जो आपका point estimate है ये कुछ आप 95% confident है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं fall करता है. Okay? तो वो आपको that Z score shows the probability, nothing but what does it show? Probability. Just Probability.
Yeah. स्टैंडर्ड एरर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं सर, इट्स नथिंग बट साई बाई रूट एन। तो Yeah. ये आपका रिलायबिलिटी फैक्टर है, a standard normal variable for which the probability in the right hand tail, okay, and ठीक है, क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है वन टेल में, ये आपका टू टेल है, यानी ये अल्फा बाई टू, ये भी आपका अल्फा बाई टू, ठीक है, दो साइड्स होता है। नॉर्मल वन टेल में सिर्फ अल्फा होता है, ओके। अगर हम वार में देखते हैं तो वो लेफ्ट साइड में आता है, क्योंकि लॉस के केस में इट कम्स ओनली इन लेफ्ट साइड, ओके। Yeah. नॉर्मल केसेस में राइट साइड। ये वार बोल के लिख देता हूं मैं। अब हमको पता ही है ना सर, रिलायबिलिटी फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। रिलायबिलिटी फैक्टर्स नथिंग बट आपको वो दे के रहेगा कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपका जो भी लाइक जेड स्कोर है वो 1.645 रहेगा। दैट मीन्स यू आर दिस मच स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे फ्रॉम मीन, ओके। एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में दिस मच स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे, और 99% में दिस मच स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे, करेक्ट। हेलो हेलो। Yes, yes, yes. Already I have seen this one, right? 1.6 for 95, 90%. We've already seen this. Yes, yes. Mm. What does the Z score show, sir? How many standard deviations you are? Yeah. Away from the mean. That's it. Sir, consider a practice exam that was administered to 36 level 1 candidates. 36 candidates थे sir. The mean score on this practice exam was 80. आपका mean 80 है, तो x bar होगा mean, correct? Yeah, yeah, Plus or minus. Assuming a population standard deviation equal to 15, यानी आपका 95, और यहाँ क्या आता है सर हमारा 65, ऐसा करके चल रहा है, ठीक है। okay. 110 एंड 50, ऐसा स्टैंडर्ड डिविएशन 15 आपका। कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन स्कोर ऑन द प्रैक्टिस एग्जाम फॉर 36 कैंडिडेट्स। हमको क्या बोल रहा है, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल लेके आओ कि आपका जो मीन है वो एक पर्टिकुलर जोन में लाई करता है, ओके, Yeah. फॉर 36 कैंडिडेट्स। नोट दैट इन द एग्जांपल द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन, सो वी डोंट हैव टू एस्टिमेट इट। हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, करेक्ट? Yeah, they already given. या सो सर अभी हमको एट कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 99%, हम लोग को ये सब टेक्निकलिटी में जाना नहीं है सर। वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो Z, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन इट इज अवे। एक्चुअली हम लोग को सर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग Z स्कोर? Observation minus mu by standard deviation. तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है सर? Observation 36. 36 minus 15 by नहीं सर, नहीं, observation. 15 is your standard deviation. Yeah, yeah. Standard deviation is 50. Hmm. Observation is 36, no? 36 candidates. Mean score on this practice exam is 80 ना? मीन स्कोर है, बट जेड वैल्यू में हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, जेड वैल्यू कैलकुलेशन पे इधर तो एक बार ही है वो। हाँ। नहीं सर, इसमें आप एक बार कैलकुलेशन करो। हाँ 80 आपका मीन रहेगा माइनस, दैट इज जी वैल्यू, राइट? हियर व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल वी विल टेक दैट मेन मीन। नहीं सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जेड वैल्यू करते समय वी हैव टेकन दैट दिस ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस का कितना मीन हुआ है हमको। यस यस, यहाँ करें ना सर हम लोग। हाँ यही चीज है। एक्स बार इज 86। जेड वैल्यू फाइंड किए थे हम लोग, जेड वैल्यू नीचे नीचे ये हम लोग इसमें करे थे जेड वैल्यू। नहीं नहीं, और एक नेक्स्ट पेज दूसरा हम बुक से भी किए थे।
या नो ऊपर x माइनस वैल्यू टू बी म्यू मीन अब इसमें z इक्वल टू x के अदर इज वैल्यू टू बी स्टैंडर्डाइज. ऑब्जर्व ये हमारा 26 हमारे को खाली मीन ही दिया, दूसरे कुछ दिया नहीं, कैसे करते हैं? एक सेकंड सर. अच्छा हम लोग एक क्वेश्चन भी करे थे ना स्लाइड लेके. एक सेकंड, हाँ हाँ मिल गया. या मीन हमको दिया सर 80, वही मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस नहीं है हमारे पास. तो नहीं दिया मतलब हमारे डेटा में हम कैसा फाइंड करेंगे? डायरेक्टली जेड स्कोर का अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे? एक मिनट, इधर तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे ना मीन. हाँ सर ऑब्जर्वेशन देना ना सर, हमारे पास खाली हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते बल्कि नहीं है आपका लाइक ये जो मीन है इसका अपने को दिया कितना 38.8, स्टैंडर्ड डिविएशन 11.4. अभी ये 26 प्लस 11.4 करिए सर कितना होता? 11.4 37.4. हाँ, नहीं मतलब क्या है बोले तो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द मीन, मतलब ऑब्जर्वेशन जो भी आपका जो वैल्यू रहता ना उसमें से मीन आपको माइनस करना है बाई स्टैंडर्ड डिविएशन. ऑब्जर्वेशन है ही नहीं है हमारे पास, मतलब नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है हमारे को, डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को. दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी डोंट हैव ना. हाँ देयर आर 36 कैंडिडेट्स, बट कैंडिडेट से कुछ नहीं करना है. मीन स्कोर हम लोग को दिया है 80, और कोई दूसरा स्कोर कुछ नहीं दिया ना सर हमारे को करने के लिए. ओके. दूसरा स्कोर हमारे पास 95 है फॉर एग्जांपल. स्कोर ऑलरेडी हमारे पास है तो देयर इज ओके फाइन, दैट इज फाइन. 99.2.58 और 95 स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है हमारा? 15 ना. सर एक बार ये करके बताइए, क्या रहा 95 माइनस 80 बाई 15? 15/15 1. जरूरत नहीं है एक्चुअली मेरे हिसाब से, ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन अब जेड स्कोर वन ही है इसका. हाँ स्कोर 1 का 95. एक सेकंड सर. हेलो. यस मैडम చెప్పండి. I'm confirming madam. Yes sir madam, I'm confirming madam. Thank you madam, thank you. सर ये तो अपन करेक्ट ही कर रहे हैं ना, वन स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से तो करेक्ट ही कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हेलो. या वो करेक्ट ही कर रहे हैं, वी आर डूइंग राइट. तो वन लेकिन लाइक आपका 90%, अब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका जो है 95% बोला ना, 99. 99 बोला, तो अपने को करने का जरूरत नहीं है ना सर, क्यों करेंगे ऑब्जर्वेशन लेके? 99% पे हमको डायरेक्टली वैल्यू दिया ना 2.575, वही लिख देंगे. 2.5 with this already known. या हाँ बस हम लोग वही लिख देंगे 2.575. 0.5 each in tail. सैंपल साइज 36. ओके. अच्छा सर एक सेकेंड. सैंपल साइज 99 है ना, तो एट द कॉन्फिडेंस इंटरवल 99 z अल्फा बाई 2, मतलब हमारा z 0.0005 है. ये 1% है ना, तो 1 इज लाइक 0.5 ईच. या 2 टेल. यस दिस इज 2 टेल्ड. ओके. टोटल. या हाँ तो अल्फा बाई 2 मतलब, अल्फा मतलब 1 टेल, अल्फा बाई 2 मतलब ओके टोटल. ओके फाइन. a standard normal variable for which the probability in the right hand tail of distribution is alpha by 2. In other words, this is z score that leaves alpha by 2 of probability in the upper tail. Okay. So upper tail lower tail दो होता है, ठीक है. तो अभी हम लोग को 0.5 मतलब 0.5% मतलब इट इज 0.005 इन नॉर्मल वैल्यू.
Okay. 0.5% is 0.005. 0.5 by 100 करिए सर. 0.5 by 100. हाँ सर, 5 by the 0.5% बोला मैं. डिवाइड बाय 100 मतलब क्या? yeah 0.5% is not. हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा? इसको हटा दीजिए जीरो, तो 0 पॉइंट, ये 3 जीरो से 0.05. 0.005. हाँ, सो 2.58 रफ फिगर में ले रहा सर वो. 2.575 है ना, इज टेकिंग 2.58 एंड देन इज पुटिंग दिस. तो आपका 80 प्लस और माइनस 6.45. सो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल रेंजेस बिटवीन दिस टू. यानी आप कॉन्फिडेंट है कि आपका मीन इज 80 ना, दैट लाइज बिटवीन Yeah. 70.5 73.55 एंड 86.45. Okay. एनी डाउट्स? Fine, fine, clear. वो तो हम लोग उस दिन करे थे ना सर, कैसा भी. Mm-hmm. नाउ ये तो ठीक है. Second example. पॉपुलेशन, कॉन्फिडेंस विद पॉपुलेशन मीन नॉर्मल विद अननोन वेरिएंस. ये करिए सर, तो दिस क्वेश्चन मैं वेट कर रहा हूँ. एंड इसके बाद हमारे को खत्म, पूरा कुछ भी नहीं है. लास्ट एक थियरी है बस, वो थियरी खत्म कर तो हो जाता. ठीक है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, करिए सर. ऊपर जाओ. कौन सा वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल से नहीं तो और एक दूसरा. कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक. आप होमवर्क करते बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. Okay. It's directly is given, right? That constant. हेलो, गुड इवनिंग. हाँ सर, थोड़ा मैं इधर नहीं हूँ सर, बाहर हूँ एक्चुअली. सर कर रहे क्या? Yeah, yeah. Shall we do this because yeah, like एक बार इसमें degree of freedom consider कर रहा. क्या सर? Likewise, degree of freedom consider करके कर देंगे. It is same like only. सर वो तो सेम ही रहता है ना सर. डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आपको क्या है? लेट्स टर्न टू द मैक्यूरेरी एग्जाम्पल. रिकॉल दैट वी टुक ए सैंपल ऑफ द पास्ट 30 मंथली स्टॉक रिटर्न्स फॉर दिस. तो आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अवेलेबल इज 29. ओके. अच्छा, What is आपका सैंपल साइज कितना है इसमें? 30. 30? तो अभी इसमें हम लोग को एंड डिटरमाइन दैट द मीन 2% है, तो ये हमारा 2% मिल गया. सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन 20, तो ये रूट एन में हमारे को 20 काम आता. ये साई बाई रूट एन, एस बाई रूट एन सॉरी. एंड आपका लाइक एन आपका 30 है, तो आप इसका एस एक्स तो फाइंड कर लिए सर, स्टैंडर्ड 3.6, तो वो यहाँ पर पुट कर दिए. प्लस और माइनस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है. एंड हम लोग क्या डिस्कस किए थे सर? टी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किए थे, करेक्ट? Mm-hmm. अगर So आपका next, सैंपल लेस देन 30 है सैंपल साइज, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. that's the डिग्रीज next. ऑफ फ्रीडम 29 ना. वैल्यूज देता हूँ कैसा भी. सर इधर पर तो वैल्यूज नहीं है. 30 का 2.042 कुछ बता रहा है, तो क्या करा देखते हैं. 4, 5 yeah. हाँ, मतलब 0.45 आ रहा ना उसको. Mm-hmm. और हमारा जो है 0 पॉइंट मतलब क्या है सर इसमें अपना 5% अपना जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 5% सिग्निफिकेंस लेवल.
तो वो बाई 2 में 2.5% हो जाता है सर, मतलब 0.025, करेक्ट, पी वैल्यू या मेक्स। तो सैंपल साइज हमारा कम है ना सर, तो हम लोग ये टी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते, तो इट इज 2.045 आ जाएगा आपको दिस वन। कैन यू कम अगेन वंस अल्फा का Yeah, sir, you can see here. ओके एक्चुअली ये probability of tail is alpha by 2 is 2.5 95% ना, so 2 tail Yeah, so you 5%, have two tail na, so divided by 2, so 0.025. okay okay That is for 29. They haven't given the values. 30 का roughly ले लीजिए सर। okay जितना कम रहेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रोबेबिलिटी, उतना ज्यादा रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने का। तो आपका 0.2.045 ले लिए, पुट कर तो आपका ये आ गया, तो आपका ये कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल गया आपका, दैट्स इट। yeah okay. सर यहाँ पर एक टेबल डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको लेना है? अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ नॉन वेरिएंस है तो सीधा सीधा विदाउट इवन हैविंग अ सिंगल सेकेंड थॉट जेड स्कोर या जेड स्टैटिस्टिक। अगर आपका सैंपल साइज छोटा भी है बड़ा भी है, अगर आपको वेरिएंस नोन है, variance known, whether sample is more than 30 or you have small sample, unknown variance में t test, unknown variance में sir unknown please variance answer me sir, sample yeah unknown variance with less than 30 ना, less than 30 sample size less than 30, but I said you already, यहाँ पर एक point है, अगर वो अगर आपका वो जो भी आपका लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है ना, तो टी स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ेगा वहां भी। okay okay yes एक point था, You remember like we discussed that point, yeah. और अगर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ नॉन वेरिएंस बोल तो स्मॉल सैंपल साइज को कुछ भी नहीं कर सकते, लार्ज को तो जेड ही आएगा। नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अननोन, अननोन के लिए स्मॉल, अगर अगर अननोन वेरिएंस है फिर भी स्मॉल सैंपल साइज है और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नथिंग, बट लार्ज के लिए टी स्टैटिस्टिक। ये टेबल याद रखना पड़ेगा सर आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है वेरिएंस मालूम है तो बड़ा सैंपल हो छोटा सैंपल हो जेड स्टैटिस्टिक, यानी जेड स्कोर लगा के वो जेड वैल्यू लेके कर देना है। okay लेकिन यहाँ पर हम जेड वैल्यू नहीं लिए, ये क्वेश्चन में हम टी वैल्यू लिए, t value because of टी less का than हम टी का स्कोर लिए, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी लिए यहाँ पर, हाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस मालूम है तो जेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वेरिएंस मालूम नहीं है तो टी स्मॉल सैंपल साइज विदाउट इन डाउट। बट इफ इट इज लाइक नियर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको कंफर्म करेगा क्वेश्चन में कि सैंपल साइज आपका बड़ा है और आपको वेरिएंस पता नहीं है, तो आपको पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विल अप्रोच द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। आपका सैंपल साइज जितना जितना बड़ा रहेगा उतना उतना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा सर, करेक्ट ना सर? yes या जितना जितना आपका, कम कम होगा उतना वाइडर और फ्लैट होगा। सर एक सेकेंड कौन है सर, मेरे को पैसे नहीं थे, मेरे को भी नहीं मालूम होता। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ सर, तो जितना बड़ा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका ज्यादा रहेगा या आपका सैंपल साइज बड़ा रहेगा तो इट विल अप्रोच द नॉर्मल। सो टी, वो स्टार मार्क इसलिए दे रहा वो। सो यू रिमेंबर दैट पॉइंट विच वी डिस्कस, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेस सैंपल साइज, स्मॉल सैंपल साइज, कुछ भी स्टैटिस्टिक नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं है अपने पास। लार्ज के लिए जेड, नॉन नॉन वो भी नॉन वेरिएंस है यहाँ पर, नॉन वेरिएंस लार्ज सैंपल जेड, जेड स्टैटिस्टिक, मतलब इसी को यूज करेंगे आप आपका लाइक पैरामीटर डिराइव करने के लिए, पॉपुलेशन का मीन या पॉपुलेशन का वेरिएंस या कुछ भी डिराइव करने के लिए। ओके, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। हेलो
या वही पॉइंट एस्टिमेट हम बोलते हैं ना सर, पॉइंट एस्टिमेट इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स। स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट शोज द प्रोबेबिलिटी, कहां पर लाई करता। कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है तो स्टैटिस्टिक होना है अपने को। यस विदाउट यस दिस कैन यू फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स? नो नो फॉर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with unknown variance, since it is unknown variance non normal distribution, छोटे सैंपल साइज के लिए you don't have any statistic, but big के लिए t statistic। ये रूल्स है सर, ये फॉलो करना है आपको। ओके Describe the issues regarding the selection of appropriate sample size, data mining bias। appropriate sample लेना और डेटा माइनिंग का भी बायस होता है, यानी आपका कंफ्यूजन होता है। सैंपल सिलेक्शन में भी कंफ्यूजन रहते हैं। सर्वाइवरशिप बायस, यानी वो हमारा जो डेटा है वो स्टैंड कर पाएगा कि नहीं, हमारा जो भी मतलब हम फाइंड करके लेके आए हैं, अपना जो कुछ भी हम लोग उसके पीछे एनालिसिस कर रहे हैं, वो विल इट फाइंड सम ग्राउंड और नॉट। लुक अहेड बायस और टाइम पीरियड बायस, ठीक है सर। We have seen so far that a larger sample reduces the sampling error, already we know, and the standard deviation of the sample statistic, standard deviation of the sample statistic around its population, around its true population value। हम लोगों ने क्या क्या देखा है सर, जितना बड़ा सैंपल होगा उतना एरर कम होगा, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक अराउंड इट्स ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू, मतलब प्रॉपरली आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम रहेगा। जितना बड़ा सैंपल रहेगा आप डिविएशन लगा के उसके मीन के आसपास क्या क्या वैल्यूज है वो चेक कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट और रॉन्ग? यस 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 तो आपका सैंपल स्टैटिस्टिक क्या रहता है सर, वही आपका मीन। या सो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर नैरोवर when the samples are larger, but they are broader when the samples are less. So there are two limitations on this idea of larger is better when it comes to selecting an appropriate sample size. One is that larger samples may contain observations from a different population। मतलब आप जितना ज्यादा डेटा लेंगे सर उसमें और कंफ्यूजन रहेगा, उसको और आपको जितना रिफाइन करना है रिफाइन करो, नहीं तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो आपको हर बार लाइक कुछ ना कुछ आपका एस्टिमेशन में आपको इश्यू क्रिएट करेगा, ओके, एरर्स लेके आएगा। बड़ा डेटा लिए तो अच्छा है, बट बड़ा डेटा के भी बहुत प्रोज एंड कॉन्स है। जितना बड़ा डेटा लेंगे उसको उतना रिफाइनमेंट करना पड़ेगा, ओके। If we include observations which come from a different population, one with different population parameter, we will not necessarily improve and may even reduce the precision of our population parameter estimates। अब सर तेलंगाना का डेटा लिए, महाराष्ट्र का डेटा लिए, दोनों डिफरेंट डेटा रहता ना। मतलब हेल्थ, पॉपुलेशन का हेल्थ अगर अपने को देखना है हेल्थ वाइज, तो ईटिंग हैबिट्स यहाँ अलग है वहां अलग है। रूरल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन देखना पड़ता, थिंग्स विल डिफर ना। then you have to make it more refined। this is a different parameter, this is a different kind of a data, this is a different kind of a data। data differ करता है तो आप सिमिलैरिटी निकालना बहुत मुश्किल है उसमें। yeah The other consideration is cost। see how much data you collect, that much costly it becomes। जितना भी आप costly बनता जाएगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा सर आपको, ठीक है ना। और उसका प्रिसीशन लाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे आपको, कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी अप्लाई करना पड़ेगा। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स करता है, ये आपको करने का जरूरत नहीं है, बट प्रीवियसली तो इट यूज्ड टू कॉस्ट अ लॉट फॉर द स्टैटिस्टिशियंस और द कंपनीज व्हिच यूज्ड टू डू दिस ऑल नाउ। इसीलिए बोलते हैं कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप बोलते हो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, बट हमेशा, ठीक है ना, द कॉस्ट, because considering the cost factor and like cost to benefit ratio देखना है। कॉस्ट ज्यादा लग रहा है बेनिफिट कम है तो वो बेकार है। and the cost of using a larger sample must be weighed against the value of increase in, मतलब अगर आप ज्यादा डेटा लेके आ रहे हो और प्रिसीशन नहीं दे रहा है तो वो वेस्टेज हो जाएगा। and both these factors suggest that largest possible sample size is not always the most appropriate choice। डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग का मतलब क्या है, आप बहुत सारा डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्यों? बिकॉज यू वांट टू डिसाइड ऑन समथिंग। अब मेरे को एक अपार्टमेंट परचेज करना है तो मैं क्या करूंगा सर, पूरा डेटा कलेक्शन करूंगा, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com। आई विल सेलेक्ट 10 वेबसाइट्स, ओके,
From that I'll just collect my data, agents सब करके. Is that data extraction nothing but data mining? Yeah. Why am I doing this? To get the accurate, like what is exactly. To buy my apartment I'm doing all this exercise. अब आप सोचो सर, आप एक बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट कर लिए, तो आपको आप बायस होता कि नहीं होता सर, कंफ्यूजन क्रिएट होता कि नहीं होता? Yeah. If I explain you some question with 30 examples, जरूरत नहीं है सर, कभी कभी कन्विंस करने के लिए 2 एग्जाम्पल भी बस है, कभी कभी 30 एग्जाम्पल्स भी कंफ्यूज करता. एज यू कैन टेक द प्रीवियस क्लास ना सर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एक एग्जाम्पल आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया, बाकी 3-4 एग्जाम्पल कंफ्यूज करा, करेक्ट और रॉन्ग? Yes. तो वहां पर बायस है कि नहीं? हाँ. If you take very very vast and very big data, it creates bias. ज्यादा ओवर एस्टिमेशन होता ना सर, ज्यादा मतलब आपको मैजिक ब्रिक्स में क्या होता सर, डेटा बोलते तो आपको सिमिलर नहीं मिलता. सबसे पहले मैजिक ब्रिक्स आपको कुछ और बोलेगा, housing.com कुछ और बोलेगा. मतलब अभी आप ही एक काम करो सर, आप एक एक्सरसाइज करो, आज एक अपार्टमेंट परचेस करने का, ये 10 वेबसाइट्स में जाओ, किसी में कुछ और प्राइस है, किसी में कुछ और प्राइस है, किसी में कुछ स्पेसिफिकेशन है, किसी में कुछ और है, किसी में थोड़े ज्यादा स्पेसिफिकेशन दिया, किसी में कम दिया, देने वाला भी कम ज्यादा करता है, तो उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि नहीं होता है? Yeah, definitely. That's what. वही है सर, bias is nothing but some confusion. That's it. Okay. So data mining occurs when analysts repeatedly use the same database. एक ही चीज को आप बार बार यूज कर रहे हैं to search for patterns or trading rules until one that works is discovered. मतलब आप इतने सारे चीज देखे, at the end कोई ना कोई तो आपके लिए वर्क करेगा ना. तो जितना ज्यादा आप चूज करेंगे उतना अच्छा भी है, नहीं अच्छा नहीं है बल्कि नहीं है, लेकिन at times it will confuse you. Yes. There is a chance, there is a probability. Probability. Yes. Just think it think it Yeah. normally sir. Yeah. For example, empirical research, मतलब research ये बताता है, has provided evidence that value stocks appear to outperform growth stocks. कई बार क्या होता है, कुछ स्टॉक्स है कुछ कंपनीज के जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उनको वैल्यू स्टॉक्स बोलेंगे हम, वो ग्रोथ स्टॉक्स को आगे जाकर आउट परफॉर्म करते हैं. यानी कुछ स्टॉक्स ग्रो कर रहे हैं बट कंपनी उतना अच्छा नहीं होगा, अभी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बट जो वैल्यूबल कंपनी है, जो वैल्यू क्रिएट करता है आपके लिए, जो मतलब बेस्ट है. ओके, अब जैसे सर आपको एक अपार्टमेंट लेना है, वो अच्छा शाइनी शाइनी दिख रहा बट बिल्डर रिलायबल नहीं है. दूसरा अपार्टमेंट दे रहे, शाइनी कम दिख रहा बट रिलायबल है, तो क्वालिटी के मामले में ये आपको 30 इयर्स तक कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा, ये आपको 5 इयर्स के बाद शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम. करेक्ट और रॉन्ग? So some researchers argue that this anomaly is actually the product of data mining because the data set of historical stock returns is quite limited. It is difficult to know for sure whether difference between the value and the growth stock returns is true economic phenomena or simply a chance pattern that was stumbled upon after reportedly looking for any identifiable pattern in the data. मतलब आप कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है सर, डेटा सेट ऑफ हिस्टोरिकल स्टॉक रिटर्न्स इज क्वाइट लिमिटेड, मतलब हिस्टोरिकल स्टॉक का रिटर्न्स आपको काफी, इसका डेटा कम ही मिलता है आपको. So it is difficult to know for sure whether difference between the value and growth stock returns is true economic phenomenon or simply a chance pattern that was stumbled upon after reportedly looking for any identifiable pattern in the data. मतलब आप इसका भी उसका भी डेटा निकाले, कंपेयर करे, आपको डेटा कई बार लिमिटेड मिलता, ठीक है, कई बार आप उसके बेसिस पे यू कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन, कई बार आपको कंक्लूजन नहीं भी मिलता, कई बार कंफ्यूज होता, कई बार आप कंफ्यूज होते, कई बार आप करेक्ट उसका कुछ ना कुछ एक निकाल पाते हैं एस्टिमेट. ओके, सो डेटा माइनिंग बायस रिफर्स टू रिजल्ट्स वेयर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पैटर्न इज ओवरएस्टिमेट. मतलब कई बार आप ज्यादा समझ ले रहे किसी चीज को, ज्यादातर हाइप कर दे रहे, तो बायस. ओके, बायस का मतलब क्या, टिल्टिंग वन साइड, टिल्टिंग वन साइड. आप किसी चीज को बहुत अच्छा बता रहे, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा रहना हमेशा. Yes. You are overestimating something. It is not necessary that it should be like that. It really is like that. अब जैसे कार है, कार को आप परचेस करने से पहले डेटा कलेक्ट करें, वो डेटा में आपको बहुत कुछ बाहर में जो मार्केट में अवेलेबल है वो दिख रहा है, उसके बेसिस पे यू हैव ओवरहाइप्ड दिस. दैट इज अ बायस और नॉट? Yes. Or other. हाँ. When reading research findings that suggest a profitable trading strategy, make sure you heed the following warning signs of data mining. Evidence that many different variables were tested, most of which were
which are unreported until significant ones were found. मतलब बहुत लोगों का फाइंडिंग, अभी जैसे क्या होता है सर, एक स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जाते, 10 लोगों को फायदा हुआ, आपको होना जरूरी नहीं है ना सर। हाँ बस। मतलब क्यों नहीं होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये 10 इयर्स तक अच्छा परफॉर्म करा होगा, ये साल ठीक नहीं करेगा, एनीथिंग इज पॉसिबल। लैक ऑफ एनी इकोनॉमिक थियरी दैट इज कंसिस्टेंट विद द एम्पिरिकल रिजल्ट्स, मतलब आप रिजल्ट्स जो रिसर्च का रिजल्ट्स निकाले हैं, कोई भी थियरी उसको कंसिस्टेंटली सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज कोई चीज स्टेबल नहीं है ना सर, एवरीथिंग इज चेंजिंग, नथिंग इज स्टेबल, करेक्ट और रॉन्ग। यस यस। तो रिसर्च के बेसिस पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, बट हम एक्यूरेटली नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा ही होगा बोल के। So the best way to avoid data mining is to test a potentially profitable trading rule on data set differing from one you used to develop the rule. Use out of sample data, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको डेटा माइनिंग, इतना सारा डेटा निकाल के आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, एक पोटेंशियली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रूल बना लो कि इससे मेरे को अच्छा हो सकता है, और उसके ऊपर चले जाओ। यानी इतना सारा डेटा कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, साइट पे विजिट कर लो, जाके अपना चेक करके ड्यू डिलीजेंस करके फाइनल कर लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है सर। सिंपल लैंग्वेज में समझना है सर उसको। जैन 1 minute, I'll add some water. 1 minute, take. हाँ, ओके सर, ओके सर। Yeah, Jen. हाँ सर, सैंपल सिलेक्शन मतलब क्या बोलना है कि ज्यादा डेटा भी ओवर ओवर लाइक ओवरटली इतना ज्यादा डेटा मत लो जिससे आपको कंफ्यूजन होगा, और मतलब एक 4-5 चीजें अगर आपको बोलेगी अच्छा है और आप उसके तरफ फिर टिल्टेड होके उसको फाइनल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बेटर लाइक यू यू डू योर ड्यू डिलीजेंस एंड डिसाइड इट, ओके। मतलब डेटा इज इंपॉर्टेंट, बट ओवरटली हद से ज्यादा भी करेंगे तो वो आपको, और मतलब अभी जैसे क्या होता है सर, 10 वेबसाइट्स आर काइंड ऑफ लाइक टेलिंग कि ये अच्छा है अपार्टमेंट, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर चले जाएंगे क्या सर? नहीं होता ना, आप भी तो जाके चेक करेंगे, करेक्ट और रॉन्ग। Yes, yes. सो डोंट बी बायस्ड विद द डेटा, वो बोल रहे हैं कि डेटा के बेसिस पे आप अपना आप एक बायस्ड आउटलुक मत रखो, एक बायस्ड वे में आप लाइक अपना थॉट मत रखो, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग बायस, करेक्ट। आप बहुत सारा डेटा तो एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं और एक बायस्ड कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट। Yes. बायस्ड कंक्लूजन इज व्हाट डू यू मीन बाय बायस्ड कंक्लूजन? जस्ट कमिंग टू अ कंक्लूजन कि ऐसा ही रहेगा बोल के, वैसा नहीं होगा ना, जरूरी नहीं है वैसा होना। रिसर्च और आप अपना, आप मतलब बेटर वे में आप खुद का भी ड्यू डिलीजेंस करो, मतलब आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। Okay. और स्टॉक्स के लिए क्या बोला, आप अपना एक रूल बना रहे हो, रूल बना के वो हिसाब से आप अपना डिसीजन मेकिंग करो। That's all. नाउ sample selection bias occurs when some data is symmetrically excluded from the analysis, कोई डेटा आप निकाल दिए, usually because of the lack of the availability. This practice renders the observed sample to be non-random, and any conclusions drawn from this sample can't be applied to the population because the observed sample and the portion of the population that was not observed are different. मतलब कोई ना कोई ऐसा डेटा है जो आप निकाल दिए जो इंपॉर्टेंट था, जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन जो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इंपॉर्टेंट था, आप उसको निकाल दिए,
बिकॉज यू आर बायस्ड कि ये नहीं रहेगा आप मेरे सही बोल के, because of which you are not able to draw a conclusion. Correct or not? Yes, yes. Some data is systematically excluded from the analysis. आप निकाल दिए उसको, usually because of the lack of availability. मतलब आपको नहीं मिल रहा उसके बारे में इंफॉर्मेशन. आप अगर आपको नहीं मिल रहा इंफॉर्मेशन तो आप उसको एक्सक्लूड कर दे क्या सर? यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड फाइंड आउट दैट. करेक्ट. अब मेरे को एक बार सिकंदराबाद जाना है घर से, तो इधर से 5 वेज है जाने का. एक वे शॉर्टकट है, लेकिन वो शॉर्टकट वे मेरे को नहीं मालूम है तो आई एक्सक्लूडेड इट. वाज दैट नॉट क्रूशियल फॉर मी? Yeah. It was crucial for me to reach to the place, na sir? Yes, yes. If I exclude it, then I select something which is not that ideal for me. Correct? Yes. So occurs when some data is systematically excluded from the analysis, usually because of lack of availability. This practice renders the observed sample to be non-random. Non-random मतलब आप एक चीज को फाइनल कर लिए, ठीक है? And Yes. any conclusion drawn from this sample can't be applied to. Random मतलब क्या? आप रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या सर? आपको आउटकम मालूम है, लेकिन आउटकम, आपको फाइनल आउटकम क्या हो सकता है इसका आइडिया है, बट क्या होगा ये नहीं मालूम. एक डाई को थ्रो करे तो 1 आने का प्रॉपर्टी 1/6 है, लेकिन वो 1 आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं मालूम ना आपको. नॉन रैंडम मतलब आपको पता है कि वही रहेगा, मतलब आप एक चूज कर लिए तो वही है हमारा वे. So that means if you are opting out this one, you are biased. Why didn't you consider that? You should consider it. Now, Yeah. survivorship bias is the most common form of sample selection bias. A good example of existence of survivorship bias is in investment study of mutual fund performance. Most mutual fund database like Morningstar's only include funds are currently in existence. The survivors, they do not include funds that have ceased to exist due to closure or merger. Okay. मतलब जो है उसको लेना, जो नहीं है उसको ड्रॉप कर देना. So that is, you are biased towards the survive right now surviving ones, like non-surviving ones. Okay, you are tilted. Bias का मतलब क्या है सर? Bias का मतलब क्या होता है? आप एक तरफ ज्यादा सेंट्रिक है और दूसरे तरफ नहीं. नहीं, partiality. हाँ, partiality सर, that's it. देखिए सर, ये स्टैटिस्टिक्स में भी लोग सर्च करते हैं, ये लाइक इंक्लिने अनफेयरनेस, दैट्स इट. मतलब आप एक तरफ एक किसी को ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं. तो ये तो ठीक है. लुक अहेड बायस occurs when a study exists a relation study tests a relationship using sample data that was not available on the test date. For example, consider the test of a trading rule. मतलब आप एक ट्रेडिंग रूल है आपका, फ्यूचर्स में करेंगे या ऑप्शंस में करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक रेशियो, मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर. मतलब वो क्या बोल रहा है? कंसिडर द टेस्ट ऑफ ए ट्रेडिंग रूल. आप एक रूल बनाए एंड दैट रूल इज नथिंग बट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बेसिस पे आप देखते हैं. सो स्टॉक प्राइसेस आर अवेलेबल फॉर ऑल कंपनीज एट द सेम पॉइंट इन टाइम, while year end book values may not be available, क्योंकि वो आपको year end में मिलेगा. Yes. In order to account for this bias, a study that uses price to book value ratio to test trading strategies might estimate the book value as reported at fiscal year end and the market value 2 months later. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आगे का हिसाब से अभी एस्टिमेट लगा के रखना पड़ेगा. आपके पास 30 डेज का डेटा अवेलेबल है तो आप 60 डेज के हिसाब से बना के देख रहे हैं. सो अकर्स व्हेन स्टडी टेस्ट्स, जो भी आपका है, और रिलेशनशिप यूजिंग सैंपल डेटा दैट वाज नॉट अवेलेबल ऑन द टेस्ट डेट. आपके पास कुछ डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, उसको आप अभी के हिसाब से रिक्रिएट कर रहे. तो लुक अहेड बायस. ओके, प्राइस टू बुक रेशियो. हाँ, नहीं, प्राइस टू बुक रेशियो में आपको बुक वैल्यूज तो नहीं मालूम ना सर, अर्थ ईयर एंड मालूम होता ना. यस. प्रॉफिट आप रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करने के बाद आपको ईयर एंड का बुक वैल्यू आता, मार्केट वैल्यू अवेलेबल रहता. सो यू डोंट हैव सम डेटा फॉर योर सैंपल ऑन दैट टेस्ट डेट. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लुक अहेड बायस. यानी आप कुछ ना कुछ उसका वैल्यू क्रिएट करने का कोशिश कर रहे. फिर से एक बात देखो सर, look ahead bias occurs when a study tests a relationship using sample data that was not available on test date. For example, consider the test of a trading rule that is based on this.
price to book ratio at the end of the fiscal year. Stock prices are available for all companies at the same point. आपको market price तो मिल रहा है, while year end book values नहीं मिलेगा आपको until 30 to 60 days after the fiscal year ends. मतलब आपका जब year end होता ना मार्च 31 को, by April तो ending उसके of 30 से 60 डेज के बाद ही आपको बुक वैल्यूज मालूम चलते. yes. In order to account for this bias, study that uses book price to book value ratios to test trading strategies might estimate the book values reported at fiscal year end. मतलब आप year end मतलब आप क्या करते हैं, 2 months के बाद नहीं, वो year end में ही क्लोज हो गया और उसका ही बुक वैल्यू लेके करते हैं आप. तो that is look ahead bias. Okay, that means you are giving much more importance to that particular day's value rather than the value which are about to come. Yes, yes. Time period bias can result if the time period over which the data is gathered is either too short or too long. If time period is too short, research results may reflect phenomena specific to that time period. मतलब आप ज्यादातर एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए शॉर्ट पीरियड में ज्यादातर इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कभी कभी लॉन्ग पीरियड के लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो टाइम पीरियड बायस. ओके, that means can result if the time period over which the data is gathered is either too short or too long. If the time period is too short, research results may reflect phenomena specific to that time period or perhaps even data mining. If the time period is too long, the fundamental economic relationship that underlie the results may have changed. मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए, उसके हिसाब से आपका जो भी डेटा है या आपका रिसर्च हो रहा है वो ज्यादातर उसी पीरियड के हिसाब से ही फोकस्ड है या उसके हिसाब से आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो. दैट इज टाइम पीरियड बायस. अब जैसे research findings may indicate that small stocks outperformed large stocks during 1980 to 1985. This may well be the result of the time period bias. In this case, using too short a time period, आप उसके बेसिस पर डायरेक्टली उसको एक आप बोल दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा करके ये आउट परफॉर्म कर दिया. Did you take a long term period to research in that case? No, you just took a short term time period. So you were biased, na sir, towards the time period. सर मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि रिसर्च फाइंडिंग्स में इंडिकेट दैट स्मॉल स्टॉक्स आउट परफॉर्म लार्ज स्टॉक्स ड्यूरिंग 1980 टू 1985. आप इसी इतने 5 इयर्स के स्पैन को इंपॉर्टेंस दे रहे. दिस मे वेल बी द रिजल्ट ऑफ टाइम पीरियड बायस. क्यों? इन दिस केस यूजिंग टू शॉर्ट ए टाइम पीरियड, आप बहुत शॉर्ट टर्म में आप बोल रहे हैं कि स्टॉक्स आउट परफॉर्म करे लार्ज स्टॉक्स को. अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड लेते तो मे बी यू वुड हैव गॉट ए प्रॉपर आंसर फॉर दिस. Yeah. And it is not clear whether this relationship will continue in the future or just an isolated occurrence. ऐसा होना होगा आगे जाकर बल्कि जरूरी नहीं है. समझ में आया आपको? Yes, yes. यानी आप ज्यादातर या तो शॉर्ट टाइम को ज्यादातर प्रिफर करके अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो या तो लास्ट टाइम को देख के अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो. अब जैसे a study that quantifies the relationship between inflation and unemployment during the period, अब इतना लंबा पीरियड लिए, will also result in time period bias because this period is too long, covers a fundamental change in the relationship between inflation and unemployment that occurred in 1980s. Okay. Something will be. यानी इतना बड़ा पीरियड लेने का जरूरत नहीं था, ज्यादातर चेंजेस आपको 80s से कुछ टाइम में दिखा होगा. तो इतना लंबा पीरियड आप लिए, मतलब यू वर टू मच बायस्ड टुवर्ड्स दिस. मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इतना जरूरत नहीं था, बट आपने इतना लिया है. ओके सर. Okay. Done with sampling, sir. We will do hypothesis testing on Monday and we'll start the chapter on Monday. ठीक है? Okay. Okay, sir. Please go through this and Monday. See you on Monday, sir. Bye. Okay. Jen, you are having any this thing? हाँ sir. कुछ प्रॉब्लम्स है क्या सैंपल टेस्ट के लिए? ये टी वेरिएंस का इसका which you thought earlier. किसका सर? टी वेरिएंस, टी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट एस्टिमेट ये सब नहीं है क्या? इसका ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं मिलता सर. मैं देखता हूँ, अगर एफआरएम का कुछ है तो मैं आपको देता हूँ सर. जनरली एफआरएम में भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है सर, बहुत कम ही प्रॉब्लम्स है. अगर आपको करना है बोले तो आई विल ट्राई टू गिव यू सम पीडीएफ. मतलब कुछ सोर्स से निकाल के देता हूँ मैं आपको. कुछ ना कुछ समझ बिकॉज़ यार बेटर अभी मत करिए कुछ भी, अभी मत करिए. अभी आप रुक जाइए टिल हाइपोथेसिस टेस्टिंग. एक बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपका आ जाएगा ना, you will find lot of problems in that related to this. Okay, Sir, but whether you have just learned the basics, sir. You have not learned the application yet.
Okay. Once I enter into hypothesis testing, you will understand the application of this. Then you'll understand how these are used. Why to Yeah. rush? मंडे ट्यूसडे तक का वेट करो ना सर. ठीक वेडनेसडे है, को ठीक खुद मैं क्या बोल रहा हूँ क्लैरिटी मिल जाएगा आपको. ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल गो थ्रू दिस अभी आप प्रोजेक्ट। एथिक्स पे फोकस करो. डोंट वरी. I will take care of this. I'll give you lot many questions from hypothesis testing. Okay. ठीक, मेरे पास बायोनिक टर्टल ये वो बहुत सारा मेटल पड़ा हुआ है, मैं आपको देता हूँ आपको क्वेश्चंस. ओके सर, या गुड, चलो बाय। बाय सर. सी यू ऑन मंडे. हैप्पी वीकेंड. या बाय, विश यू द सेम। बाय. थैंक यू सर.